नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिस दौरान में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने रेजिग्नेशन दे दिया। इस बीच में सवाल ये उभर के आ रहे हैं कि ब्रेक्सिट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, उन सारी चीजों को चर्चा करेंगे, पर उनके पहले एक बात ये समझना जरूरी है कि यार ये ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है। कई बार तो मन में यही डिस्प्यूट होता है कि यूनाइटेड किंगडम क्या और ब्रिटेन क्या है। तो देखो, जब आप इस आइलैंड को देख रहे हो तो इस आइलैंड को कहा जाता है ब्रिटेन आइलैंड। यहां पर एक और दूसरा आइलैंड दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है आयरिश आइलैंड। इन दोनों के बीच में जो समुद्र है, ये जो सी है, इसे आयरिश सी कहा जाता है। अब ये वाला जो पार्ट है जहां पर स्कॉटलैंड दिख रहा है, इंग्लैंड दिख रहा है, वेल्स दिख रहा है, इन सबको मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो कि ऐतिहासिक रूप से अभी तक हम लोग सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पर ये जो आयरिश आइलैंड है, इसके अंदर दक्षिण के अंदर आपको आयरलैंड दिखेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो आज एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी है। इवन ये यूरोपियन यूनियन का आज भाग भी है। दूसरी तरफ यहां पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है। मतलब ग्रेट ब्रिटेन और अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दे तो इन दोनों को मिला के यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ये एक कंप्लीट पॉलिटिकल एंटिटी यूनाइटेड किंगडम बनती है। देखो, इतिहास के अंदर क्या हुआ कि 1600 के अंदर जो ब्रिटेन के राजा है, उनका कंट्रोल था आयरलैंड के ऊपर भी। यहां पर कंट्रोल होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके 1600 के अंदर हम लोगों को देखने को मिला कि यहां पर जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो इंग्लैंड की वजह से हो रहे थे, और पूरी तरीके से यहां पर ब्रिटेन का कंट्रोल हम लोगों को देखने को मिल रहा था। 1801 आते आते आयरलैंड को ब्रिटेन की ही टेरिटरी घोषित कर दिया गया था विद एन एक्ट। 1801 ये वो वर्ष था जिस दौरान में हम लोगों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या कहूं इंग्लैंड के अंदर। जब यहां पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोगों को देखने को मिल रहा था, तो उस दौरान में ये जो ब्रिटेन आइलैंड है, यहां पर प्रोटेस्टेंट रिलीजन काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। दूसरी तरफ आयरिश आइलैंड के ऊपर कैथोलिक रिलीजन जो है वो ज्यादा प्रमोट हो रहा। इस दौरान में एक पॉलिटिकल एंटिटी क्रिएट करने के लिए ब्रिटेन से कई सारे प्रोटेस्टेंट को आयरिश आइलैंड के अंदर सेटल होने के लिए भेजा जाता था, जिसके कारण से आयरलैंड के अंदर, या कहूं पूरे आयरिश आइलैंड के अंदर, हम लोगों को यह देखने को मिल रहा था कि यहां पर प्रोटेस्टेंट रिलीजन की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। इन कारणों की वजह से आयरलैंड जो है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम थी। हुआ कुछ ऐसा कि थोड़े समय बाद हम लोगों को देखने को मिला कि 1914 के आसपास विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिस दौरान में ब्रिटेन की आर्मी जो है वो विश्व युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाया था उस समय पे आयरलैंड ने, और 1918 आते आते इन्होंने विरोध कर दिया। इन्होंने कहा कि हम लोगों को एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बनना है। जिस विरोध को रोकने के लिए आयरलैंड के अंदर पुलिस वगैरह भी भेजी गई, बट वहां पर ज्यादा कुछ कंट्रोल हो नहीं पाया। 1921 के अंदर एक ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के अंदर यह डिसाइड होता है कि जो दक्षिण वाला भाग है, मतलब नीचे वाला जो मैंने आपको आयरलैंड बता रहा हूं, ये आयरलैंड वाले भाग के अंदर एक अलग एंटिटी बनेगी जिसका नाम रखा गया आयरिश फ्री स्टेट, और ऊपर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो पूरी तरीके से ब्रिटेन की होगी। आयरिश फ्री स्टेट को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। ये 1931 तक डोमिनियन स्टेटस के अंदर रही। 1937 के अंदर इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया। 1948 के अंदर इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट जो है वो पास कर दिया गया। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि ये ऊपर वाला भाग जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम का भाग हो गया। नीचे जो आयरिश फ्री स्टेट था, ये अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया है। इस तरीके से ये आयरलैंड का एक इतिहास चला। अब हुआ क्या कि यहां पर ये चेंजेस तो कर दिए गए, जिसके अंदर आयरिश फ्री स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो थी कैथोलिक। वहीं जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉर्दर्न आयरलैंड में थी वो थी प्रोटेस्टेंट, और माइनॉरिटी जो थे वो हम लोगों को देखने को मिल रहे थे कैथोलिक्स। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर चीजें दिख रही थी। पर यहाँ पर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के अंदर बहुत अंतर नहीं था। मतलब जो पॉपुलेशन है वो लगभग सेम थी, 3-4% का अंतर था। तो जो कैथोलिक थे उनका कहना था कि हम लोगों को यूनाइटेड किंगडम का भाग नहीं रहना, और इनका कहना था कि हम लोगों को आयरलैंड का भाग होना है। वहीं प्रोटेस्टेंट का कहना था कि नहीं, हम लोगों को यूनाइटेड किंगडम का भाग होना। जिस दौरान में यहाँ पर डिस्प्यूट उभर गया है, और जो डिस्प्यूट है, ये जो दो अलग अलग सेक्ट है, इनके बीच के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गए, और डिस्प्यूट बढ़े तो 1960s आते आते जो यहाँ पर कैथोलिक्स थे, कैथोलिक्स को यहाँ पर नेशनलिस्ट भी कहा जाता है।
तो ये नेशनलिस्ट ने हथियार उठा लिए और हथियार उठा के यहाँ पर फिर बहुत खून खराबा हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर। लगभग 30 साल तक ये खून खराबा चलता रहा नॉर्दर्न आयरलैंड में, जहां पर ह्यूमन राइट के वायलेशन होते रहे बिटवीन द नेशनलिस्ट जो है वो कैथोलिक हुआ करते थे एंड यूनियनिस्ट जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के हुआ करते थे। इसी दौरान में 1973 के अंदर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड दोनों ने। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। 1996 आते आते थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सेटलमेंट करने की शुरुआत हुई, थोड़े एग्रीमेंट बातचीत करने की शुरुआत की गई, जिसके बाद 1998 के अंदर लगभग 8 पॉलिटिकल पार्टी और 2 देशों की सरकार, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की सरकार, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट फ्राइडे के दिन हुआ था, इस कारण से इसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट कहा जाता है और ये बेलफास्ट के अंदर हुआ था, इस कारण से इसे बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जहां पर जो आयरलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है, इन दोनों के बीच की जो बॉर्डर है उसको इजी कर दिया गया, जहां पर आपस में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन इजी कर दिए गए। एक व्यक्ति जो नॉर्दर्न आयरलैंड का है वो इजीली आयरलैंड के अंदर जाने लगा। इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिली और ये चीज सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि अभी तक दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन का भाग थे। पर हुआ कुछ ऐसा कि 2016 के अंदर एक रेफरेंडम हुआ, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम का कहना यह था, इस रेफरेंडम के अंदर, रेफरेंडम का मतलब होता है कि जब लोगों से पूछा जाता क्या करना है, तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने लोगों से ये रेफरेंडम कराया और पूछा कि हम लोग को यूरोपियन यूनियन का भाग रहना है या नहीं रहना। 23 जून के दिन जब ये रेफरेंडम हुआ तो इसके अंदर रिजल्ट ये आया कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा अंतराल से नहीं आया था, 51.9% ने सपोर्ट किया था कि छोड़ देना चाहिए, 48.1% थे उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोगों को यूरोपियन यूनियन का भाग रहना चाहिए। इस दौरान में कई सारे प्रोविंसेस ऐसे हुआ करते थे जो चाहते थे कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन का भाग होना, जिसके अंदर एक था स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को अगर आप देखोगे तो स्कॉटलैंड के अंदर 62% लोगों ने कहा था कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन का भाग रहना चाहिए, 38% लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर यही रेशियो 56 और 44% तक का था। तो नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर भी हम लोगों को ये देखने को मिल रहा था, ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, ब्रेक्जिट कर देना चाहिए। बट उन सबके बावजूद भी 2020 के अंदर ब्रेक्जिट किया गया। अब स्कॉटलैंड के अंदर डिस्प्यूट उभर गया, जहां पर मैंने बताया कि देखो स्कॉटलैंड के अंदर जो लोग थे, आबादी थी, उनका मानना था कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन को छोड़ना नहीं चाहिए। तो स्कॉटलैंड का कहना यह है कि हम लोगों ने तो वोट किया था कि यूरोपियन यूनियन में जाना है, पर हम लोगों को भी यूरोपियन यूनियन से निकाल दिया गया विद द ब्रेक्जिट, जिसके कारण से स्कॉटलैंड बार बार यही कहता आया है कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम को छोड़ देंगे और हम लोग यूरोपियन यूनियन का भाग हो जाएंगे। और कई बार ऐसा भी स्कॉटलैंड द्वारा स्टेटमेंट आता है कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम को छोड़ने के बाद में वापस से नाटो को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्कॉटलैंड जो है एक बड़ा डिस्प्यूटेड इलाका यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा इलाका जो है वो है आयरलैंड। देखो आयरलैंड के अंदर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत क्या किया गया था कि बॉर्डर के जो रेस्ट्रिक्शन है इन्हें खत्म कर दिया गया था बहुत हद तक, और क्योंकि दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन का भाग थे तो ये सारी चीजें इजीली हो पा रही थी। पर अब क्या हुआ कि जब ब्रेक्जिट हुआ तो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। ऐसी कंडीशन के अंदर अब आप जानते हो कि यार यूरोपियन यूनियन अपने रूल्स और रेगुलेशन को लेके कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है और बाहर का सामान इजीली आने देता नहीं है। तो इनका कहना यह था कि ऐसे कैसे, यहाँ पर तो अब कस्टम और चेक्स लगेंगे, इस बॉर्डर के ऊपर कस्टम और चेक्स लगने थे। पर यूनाइटेड किंगडम को ये याद था कि यार पहले जो 1960s का द ट्रबल वाला समय था, उस दौरान में हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर कितने सारे डिस्प्यूट हुए थे। यूरोपियन यूनियन भी ये चीज जानता था, जिसके कारण से दोनों ही पार्टी ये नहीं चाहती थी कि ऐसे डिस्प्यूट वापस से उभर के आए। ऐसी कंडीशन के अंदर एक प्रोटोकॉल किया गया, जिसके अंदर आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन तीनों भाग थे। इस प्रोटोकॉल को कहा गया नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था, थोड़ा सा इसको समझना। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की वजह से ये हुआ कि जो चेक्स यूरोपियन यूनियन यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बॉर्डर पे लगाता, वो चेक यहाँ पर नहीं लगे। कहा कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को चेक नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को चेक किया जाएगा आयरिश सी के अंदर। मतलब कोई भी सामान ब्रिटेन से, ये जो आइलैंड है ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन से अगर आयरिश आइलैंड के ऊपर आता है तो यहाँ पर पोर्ट के ऊपर उस सामान के ऊपर चेक लगाया जाएगा, यहाँ पर कस्टम लगाए जाएंगे, यहाँ पर देखा जाएगा कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, यहाँ पर सारा पेपर वर्क किया जाएगा। और उसके बाद एक बार सामान नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर चला गया तो उसको यूरोपियन यूनियन के सामान के तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद वो जो सामान है वो नॉर्दर्न आयरलैंड से इजीली आयरलैंड के अंदर जा सकेगा।
तो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में आराम से जो व्यापार है वो इजीली चल पाएगा। इस तरीके से ये चीज हुई, पर इस प्रोटोकॉल की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटेन के अंदर क्रिएट होने लगी। अब नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखो कि नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के अंदर क्या किया गया, यहाँ पर जो कस्टम है वो यहाँ पर लगाए गए इस बॉर्डर के ऊपर, आयरिश सी के ऊपर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड जाएगा तो उसे पोर्ट के ऊपर चेक किया जाएगा, उसके बाद वो फिर नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड में जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ का ट्रांजेक्शन इजी कर दिया गया, पर ये जो ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का बीच का ट्रांजेक्शन है ये मुश्किल कर दिया गया, जिसके अंदर कई सारा पेपर वर्क वगैरह होने लगा। जिसके बाद में ब्रिटेन के लोगों का कहना यह है कि यार हमारी ही टेरिटरी, हमारी ही सोवरेन टेरिटरी के अंदर हम लोगों को इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, इतना पेपर वर्क क्यों करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को बिजनेस करने के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। जिसकी वजह से यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ने एक बिल प्रपोज किया है, जो कि अभी भी पार्लियामेंट के अंदर अटका हुआ है, ये बिल अभी पास नहीं हुआ। इसके अंदर इनका कहना ये कि यार सारे प्रोडक्ट जो कि ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड जाए उसको चेक क्यों किया जाए, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड तो हमारी सोवरेन टेरिटरी है। केवल ऐसे सामान के ऊपर चेक करो जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बाद में वापस आयरलैंड जा सकता है। मतलब इन्होंने कहा कि देखो दो प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, एक होगा ग्रीन लैंड और एक होगा रेड लैंड। रेड लैंड का जो प्रोडक्ट होगा ये वो प्रोडक्ट होगा जो कि ब्रिटेन से तो आया होगा, नॉर्दर्न आयरलैंड भी जाएगा, पर उसके बाद में ये आयरलैंड भी जाएगा। तो इसके ऊपर क्या करो, प्रॉपर रूप से कस्टम चेक वगैरह लगाया जाए यूरोपियन यूनियन द्वारा। पर यहाँ पर ग्रीन लैंड के ऊपर मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि ब्रिटेन से निकले और केवल नॉर्दर्न आयरलैंड में जाए, आगे आयरलैंड के अंदर जाए ही ना, उसके ऊपर कोई चेक ना लगाया जाए यूरोपियन यूनियन द्वारा। पहली चीज तो ये प्रपोज की गई। और यहाँ पर इस एरो के अंदर आप देख भी सकते हो कि जो ग्रीन कलर का एरो है वो केवल नॉर्दर्न आयरलैंड तक है, और रेड कलर का एरो जो है वो आपको आयरलैंड तक जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा देखो यूरोपियन यूनियन ने जब इतनी ओपननेस दे दी है नॉर्दर्न आयरलैंड को, तो ऐसा ना हो कि नॉर्दर्न आयरलैंड को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी जाए और यहाँ पर प्रोडक्ट बहुत उगाया जाए और उसके बाद में वो सामान जो है वो फ्लड कर दिया जाए यूरोपियन यूनियन के अंदर। इस कारण से यूरोपियन यूनियन अभी तक क्या करता था, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर सरकार द्वारा जितनी भी सब्सिडी दी जाती थी, वैल्यू एडेड टैक्सेस जो लगाए जाते थे, उनके ऊपर नजर रखता था। यूनाइटेड किंगडम ने इस बिल के अंदर इसको भी रिमूव कर दिया है। तीसरी चीज, अभी तक क्या होता था, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जहां पर यूरोपियन यूनियन है और यूनाइटेड किंगडम है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पर जो जजमेंट दे सकता है वो दे सकता है यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी तक ये होता था, पर इस बिल के अंदर कुछ चेंज बता दिया गया। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करेंगे। इस इंडिपेंडेंट बॉडी के अंदर यूरोपियन यूनियन के भी लोग होंगे और यूनाइटेड किंगडम के भी लोग होंगे। ये दोनों आपस में साथ में मिलेंगे और जितने भी डिस्प्यूट है उनको सेटल डाउन करेंगे। इसके अलावा चौथा चेंज जो यहाँ पर किया गया वो ये है कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड के व्यापार की बात आती है तो इसे पूरी तरीके से रेगुलेट करता है यूरोपियन यूनियन, मतलब सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है। यूनाइटेड किंगडम का कहना ये है कि देखो नॉर्दर्न आयरलैंड तो हमारी सोवरेन टेरिटरी है, इसके व्यापार के ऊपर हम लोग रेगुलेट क्यों ना करें। जिसके बाद में ये जो बिल आया है, इस बिल के अंदर ये प्रपोज किया गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड का जो व्यापार है उसे यूरोपियन यूनियन के साथ में यूनाइटेड किंगडम भी रेगुलेट करे। मतलब डबल रेगुलेटरी रिजाइम जो है वो यहाँ पर प्रपोज किए गए। हालांकि अभी ये जो बिल है ये पास नहीं हुआ है, मतलब ये एक्ट नहीं बना है, तो एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं वो भी फिक्स नहीं है। हो सकता है भविष्य के अंदर ये चेंजेस हो जाए, पर ये बात समझ में आना जरूरी है कि नॉर्दर्न आयरलैंड को लेके यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। साथ में स्कॉटलैंड के लिए भी यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अभी अनअकैडमी के ऊपर अच्छा ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट है, जहां पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। मतलब आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो मेंस तक मिलेगा, मेंस 2023। अगर 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के प्राइस पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करना है, कोड यूज करना है SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा मेरे लेक्चर की रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।